मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 है आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या होता है इसकी डेफिनेशन बताने से पहले या लिखवाने से पहले मैं आपको ना 2-4 एग्जांपल समझाता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर होने लग जाए। ठीक है, कि एपी है क्या, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं अपन एग्जांपल के ज़रिए। तो मान लो कि हमारे पास कोई भी एक बच्चा है, जैसे ले लेते हैं हम अमृत का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अमृत की वीकली पॉकेट मनी, मतलब अमृत की मम्मी उसको एक हफ्ते में 100 रुपये देती है खर्च करने के लिए। अभी अमृत को पता चल गया कि अगले हफ्ते तो नहीं, आने वाले अगले महीने में उसके एक फ्रेंड का बर्थडे और उसको कुछ गिफ्ट करना है। ठीक है, तो अमृत ने क्या किया, अपनी जो पॉकेट मनी मिल रही थी उसमें से कुछ पैसे बचाने शुरू किए। तो अमृत ने सबसे पहले वाले हफ्ते में जब उसकी मम्मी ने उसको 100 रुपये दिए थे, तो 50 खर्च कर लिए 100 में से और 50 बचा लिए। फिर उसके अगले हफ्ते फिर उसकी मम्मी ने 100 रुपये दिए, तो 40 खर्च कर लिए और 60 रुपये बचा लिए। फिर अगले हफ्ते क्या किया अमृत ने, 70 रुपीज़ बचा लिए, सिर्फ 30 खर्च किए। फिर अगले हफ्ते क्या किया कि 80 रुपये बचाए। फिर उसके अगले हफ्ते क्या किया, 90 रुपये बचाए। और उसके बाद उसके अगले हफ्ते क्या किया अमृत ने, 100 रुपये पूरे के पूरे बचा लिए। और फिर अमृत को जो भी डिजायर्ड अमाउंट थी वो ऑलमोस्ट मान ली कि मिल गई। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, नंबर्स का एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है कि अमृत देखो हर हफ्ते 10 रुपये ज्यादा बचाने लग गया है ना, हर हफ्ते 10-10 रुपये ज्यादा बचाने लग गया। ठीक है, हर हफ्ते क्या कर रहा है वो, 10-10 रुपये ज्यादा बचा रहा है। फिर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल लाइफ का कुछ भी, कोई भी रैंडम ले लेता हूँ मैं, रैंडम नंबर्स ले लेता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 5। कितना नंबर हमारे पास, 5। उसके बाद क्या किया, अगला 5 के बाद जो हमारा अगला नंबर था बेटा, वो हमारा पड़ गया 13। अगला नंबर कितना आ गया, 13। तो उसके अगला वाला नंबर जो है वो आ गया 21। फिर उसका आ गया 29। फिर उसके अगला आ गया 37, 45, 53, ऐसे चलता चला। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे भी एक डेफिनेट पैटर्न है। आपको देखने में ना ऐसा लग रहा है कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन है। आप 13 में से 5 माइनस करोगे ना, पीछे वाली में से आगे वाली टर्म नंबर माइनस करोगे तो आपको प्लस का 8 मिलेगा। फिर 21 में से 13 माइनस करना, प्लस का 8, प्लस का 8। 37 में से 29 माइनस करिए, प्लस का 8। 45 में से 37 प्लस का 8। 53 में से माइनस करोगे तो अगेन कितना रहेगा, प्लस का 8। तो आप देख रहे होगे कि एक फिर से अगेन एक डेफिनेट पैटर्न बन रहा है। पहले नंबर से अगला वाला नंबर जो है, दूसरा वाला, वो 8 ज्यादा है, और दूसरे से तीसरा 8 ज्यादा है, तीसरे से चौथा 8 ज्यादा है। 8-8 से हमारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा। फिर हमारे पास एक स्टूडेंट और था, नालायक किस्म का स्टूडेंट था। ठीक है, पढ़ने की इच्छा नहीं थी उसको, तो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया। तो सबको पता है फर्स्ट में ऑलमोस्ट बड़े आराम से प्यार से सबके 90% आ जाते हैं। तो बच्चा भी था भाई, 100 में से 100 ले आया फर्स्ट ईयर, फर्स्ट क्लास। ठीक है, नया नया था, पढ़ने का शौक होता है सबको, तो फर्स्ट क्लास में सबके 100% आ जाते हैं, उसके भी आए। सेकेंड क्लास में पहुंचा बच्चा, 90 मार्क्स आए। थर्ड में पहुंचा, 80 मार्क्स आए। अगली क्लास फोर्थ की 70%, फिफ्थ में 60%, सेवेंथ में 50%, एट्थ में 40%, नाइन्थ में 30%, और जब वो 10th में पहुंचा तो सिर्फ 20%, पास भी नहीं हुआ। इतना नालायक था। अभी तो 11th बहुत टफ मानी जाती है, 11th-12th का भी सिनेरियो देख लेते हैं। 11th में सिर्फ 10%। ठीक है, अब जब 10% आ गए तो घर वालों ने कहा अगली बार 0% लाए, इससे बढ़िया सो
उधर पंचर वंचर की दुकान पे लगा देते हैं या कहीं पे भी किसी भी काम में लगा देते हैं। तो अगले दिन वो रेस्टोरेंट में बर्तन मांजते हुए दिखाई दे रहा था, ठीक है। फिर भी उसकी मम्मी ने जबरदस्ती उसको ओपन से पढ़ाया, 0% पढ़ाई नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इस वाले देखो, इस वाले जो नंबर का पैटर्न है ना, इसमें एक चीज देखने को मिल रही है क्या, कि 10-10 से नंबर 10-10 मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, 10%। 90 में से 100 गया, माइनस का 10, 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 माइनस 10, माइनस 10। वो तो शुक्र करो कि नेगेटिव में मार्क्स नहीं होते, नहीं नेगेटिव में भी आ जाते हैं, स्कूल्स में नहीं होते हैं, आगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं। तो समझ लो इसमें भी क्या हो रहा है, ये जो पैटर्न है नंबर का, एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज ही कह लो, -10 है, -10 से इंक्रीज हो रहा है, -10 से इंक्रीज करने का मतलब घट रहा है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर नंबर से क्या हो रहा है, ये पैटर्न भी बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके के जो सभी पैटर्न्स होते हैं हमारे पास, नंबर के पैटर्न्स, ठीक है, जिसमें पहले नंबर से दूसरा वाला नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से बढ़ता है, फिर दूसरा वाला से तीसरा वाला पर्टिकुलर नंबर से, मतलब एक फिक्स नंबर से अगर आगे वाला नंबर बढ़ता चला जाए तो हम कहते हैं कि जो हमें नंबर का पैटर्न दिया हुआ है वो एपी में है। इसमें है एपी में, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये जो था ना आपका, ये जो मैंने 3 एग्जांपल लिए सिंपल होल नंबर्स के थे। अब ये जो फिक्स नंबर है ना, जैसे +10, +8, -10, ये फिक्स नंबर जरूरी नहीं है कि हमेशा होल नंबर ही हो, जीरो भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। जैसे देखो 4 4 4 4 4 4 4। अब मैं आपसे कहूं कि एपी में है कि नहीं है, तो देखो इस 4 से वो 4 कितना ज्यादा है, 0 ज्यादा, फिर ये 0 ज्यादा, फिर ये 0, ऐसे करके सब 0 0 0 से इंक्रीज हो रहा है। अगला नंबर कितने से इंक्रीज हो रहा है, 0 से। तो देख रहे हो इस पूरे नंबर के पैटर्न में जो अगला नंबर है वो हमेशा 0 0 से इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी हमारा किस में रहेगा, एपी में रहेगा, ठीक है। तो ये जो फिक्स नंबर है ना, वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है। दिखाओ 2.5, 3.5, ठीक है, 3.5 नहीं 3.0, फिर 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ देखो 3 में से 2.5 क्या कितना आएगा, प्लस का 0.5, प्लस 0.5, प्लस 0.5, प्लस 0.5, प्लस का 0.5। तो देख रहे हैं आप, पॉइंट से भी बढ़ सकता है। तो मतलब ये जो फिक्स नंबर है जिससे आपकी एपी तैयार हो रही है, जिसको प्लस करने से नया नंबर, आगे वाला नंबर मिलता है, वो पॉइंट में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी अभी तक रैशनल है, वो नंबर रैशनल हो सकता है। क्या वो नंबर इरेशनल हो सकता है? तो एक चीज और मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूँ, तुम लोग मुझे बताना, ठीक है, कि ये जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ वो एपी में है कि नहीं है। इसके लिए आपको ना अपनी 9th क्लास की नॉलेज करनी है, ठीक है, रैशनल नंबर्स वाली। तो ये मैंने नंबर लिखे हैं आपके बोर्ड में, √3, √12, √27, √48, √75, √108 और √147। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये एपी में है या नहीं है। नहीं है तो क्यों, और है तो क्यों, ठीक है। यहाँ देखो कई बच्चे क्या कर रहे हैं, मुझे पता है कि जिसने, कई ने बोला है कि ना, एक भी बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा एपी में है, सब कह रहे हैं एपी में नहीं है। और जो एपी में नहीं है वो पता है क्यों कह रहे हैं कि एपी में नहीं है, मैं बताता हूँ। क्या किया बच्चों ने, जो मुझे लग रहा है कि √12 में से √3 माइनस किया होगा आप लोगों ने, और कहा होगा तो √9, फिर √27 में से √12 माइनस किया होगा तो √15 है। अब कहा सर √9 और √15 ये देखो कॉमन नंबर तो सेम आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए एपी में नहीं है ना। आप लोगों का सभी का यही मानना होगा।
तो जिसने भी ये दिमाग लगाया है बेटा, थोड़ा सा ना 9th और 8th क्लास का रिवीजन दोबारा अच्छे से बैठ के घर पे करो, ठीक है। दोबारा से 9th और 8th पढ़ने की थोड़ी सी ज़रूरत है, ठीक है। आपको सिखाया गया होगा 8th 9th में, अगर रूट में सेम नंबर है तो ही प्लस माइनस होगा, अगर रूट में सेम नंबर नहीं है तो प्लस माइनस नहीं हो सकता, सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है अगर सेम नंबर नहीं है। क्योंकि रूट में एक जगह 12 है और एक जगह √3 है, तो ये ना तो प्लस हो सकते हैं ना माइनस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो गौर से देखना यार, रुको, √3 तो ऐसा ही है, √12 को ये लिखा जा सकता है √2 × 2 × 3, और 2 2 से 2 बाहर, √3, तो ये कितना बन जाएगा 2√3। ऐसे √27 के 3 बार √3, 3 से 1 बाहर, एक रूट अंदर, 4√3, 48 का ऐसे ही बनेगा, 5√3, 6√3, 7√3। अब मैं कहूं कि क्या ये एपी में है, तो अभी भी कुछ डाउटफुल है। तो देखो भैया, आपके उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे जितने भी नंबर हैं उनको उनके आगे वाले से माइनस करते जाएंगे, ठीक है। जैसे आगे वाले को पीछे वाले से, 2√3 से मैं क्या कर रहा हूँ D1, इसको D1 बोलेंगे, पहले दो नंबर का डिफरेंस। तो 2√3 में से √3 माइनस करेंगे, √3 आएगा, D1 कितना है √3। अब ऐसे D2 निकालेंगे तो 3√3 में से 2√3 माइनस करेंगे, आगे वाले में से पीछे वाला, जस्ट आगे वाले में से जस्ट पीछे वाला माइनस होता है। तो 3√3 में से 2√3 चला गया, तो दोनों के पीछे √3 है तो ही माइनस होगा, तो कितना बचेगा √3। एक ही तो 3 √3 थे, दो उसमें से 2 चले गए, 3 मेरे पास 3 √3 है, 2 √3 कार्तिक ले गया, तो मेरे पास √3 कितना बचा, 1 √3। फिर D3 क्या आएगा, 4√3 माइनस 3 √3। ऐसे D4 की बात करूँ तो 5√3 माइनस 4√3, D5 की बात करूँ तो 6√3 में से 5√3, और D6 की बात करूँ तो 7√3 में से 6√3। तो यहाँ मैंने क्या देखा, D1, D2, D3, D4, D5 और D6 सबके सब किसके बराबर हैं, √3 के। तो क्या हर एक आगे वाली टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, सब में √3 तो है, √3 से ही तो बढ़ रहा है। तो हम कह देंगे कि जो ऊपर नंबर्स का पैटर्न दिया हुआ है वो एपी में, इसमें है एपी में। अच्छा, ये हर एक नंबर उस पैटर्न में ना, वो जो लिस्ट में नंबर लिखे ना, 3 √12 √27, हर एक नंबर को बोला जाता है टर्म। क्या बोला जाता है, टर्म। तो जो ऊपर की जितनी भी टर्म्स हैं सब किसमें हैं, एपी में। तो लिखना द अबव टर्म्स आर इन एपी, ऊपर की सभी टर्म्स किसमें हैं, एपी में। तो अब यहाँ से हमें ये पता चला, ये जो फिक्स नंबर है वो इरेशनल भी हो सकता है, फिक्स नंबर इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। रैशनल में पॉइंट आते हैं, ठीक है, माइनस का आता है, पॉजिटिव का आता है, होल नंबर आता है, सब कुछ आता है, इरेशनल कुछ होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब हम डेफिनेशंस का सिलसिला शुरू करेंगे। तो आई होप सभी को ये चीज़ें इन एग्जाम्पल से क्लियर हुई होंगी कि एपी कब बनती है। एपी कब बनती है, जब हमेशा हर आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से सेम उसी नंबर से बढ़ रहा हो, ठीक है। तो अब तो देखो बेटा, ये हमने ये हमारी एक लिस्ट है ना, ये वाली लिस्ट, नंबर की लिस्ट, इसमें हर एक नंबर को टर्म बोला जाता है, हर एक नंबर को क्या बोला जाता है, टर्म। तो टर्म की डेफिनेशन देखिए आप, टर्म की डेफिनेशन क्या है कि ईच ऑफ द नंबर्स in the list is called a term, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझना, ये जो √3 है, √12 के लिए प्रीसीडिंग नंबर है या प्रीसीडिंग टर्म है। √3 जो है
तो रूट 12 के लिए क्या है, प्रीसीडिंग टर्म, पीछे वाली टर्म को प्रीसीडिंग बोलते हैं, आगे वाली को सक्सीडिंग। क्लास थर्ड क्लास फोर्थ में पढ़ के आए आप, ठीक है, प्रीसीडिंग नंबर है ना, और क्या बोलते हैं सक्सीडिंग नंबर, ये क्लास थर्ड फोर्थ में आपने पढ़ा हुआ। तो रूट 3 रूट 12 के लिए क्या है, प्रीसीडिंग, और रूट 12 रूट 3 के लिए क्या है, सक्सीडिंग, ठीक है। तो अब एपी की डेफिनेशन देख लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेशन, GRE, एक मिनट रुकना बेटा। तो देखो बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में एपी भी लिखते हैं, ठीक है, तो मैंने एपी लिख दिया। एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number, ठीक है, a fixed number to the preceding term, to the preceding term, to the preceding term, except the first term। फर्स्ट टर्म तो आपको दी जाएगी, लेकिन अगली टर्म बनाने के लिए हमेशा एक फिक्स नंबर ऐड करते जाना, ठीक है। तो जब हम क्या बोलते हैं, एक हमें पहला फर्स्ट नंबर दिया होगा, उसके बाद अगर हम उसमें हर एक उस फर्स्ट नंबर में एक फिक्स नंबर जोड़े, सेकंड नंबर मिलेगा, सेकंड में फिर फिक्स नंबर जोड़े, तो एक लिस्ट ऑफ नंबर मिलेगा। वो लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो किसमें होगा, एपी में होगा, किसमें होगा, एपी में होगा। और जो फिक्स नंबर आप ऐड कर रहे हो ना, जो फिक्स नंबर आप ऐड कर रहे हो उसे कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो कॉमन डिफरेंस, द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, स्मॉल डी से, और it can be positive, negative, zero, rational और irrational। जो कॉमन डिफरेंस है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब दोबारा समझो कुछ चीजें, ठीक है। जैसे मेरे पास एक ये है लिस्ट ऑफ नंबर 2, 4, 6, 8, 10। मैं पूछूं आपसे क्या ये एपी में है, क्योंकि 2 से इंक्रीज कर रही है, ऐसे 12 कर दिया, 14 कर दिया। तो इसमें ना जो सबसे पहला नंबर होता है ना, उसे फर्स्ट टर्म कहा जाता है। क्या बोला जाता है, फर्स्ट टर्म, और उसे A1 से डिनोट किया जाता है। A1 भी बोल देते हैं और फर्स्ट टर्म को A भी बोल देते हैं। फर्स्ट टर्म को A1 या A दोनों में से कुछ भी से डिनोट कर सकते हैं, और यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है, 2। फिर जो दूसरा वाला नंबर है हमारे इस लिस्ट में, उसे सेकंड टर्म कहा जाता है और A2 से डिनोट होता है। किससे डिनोट होता है, A2 से। और ये हमारा कितना होगा, 4।
कितना होगा 4। ऐसे ही हमारा थर्ड टर्म है, A3 से डिनोट होगा और ये 6। ऐसे ही फोर्थ टर्म है, A4 से डिनोट होगा 8 है, ठीक है। फिफ्थ टर्म है, A5 से डिनोट हो रहा है 10। ऐसे करके और भी बहुत सारी टर्म्स है, मैं सारी लिखना नहीं चाहता, ठीक है, पीछे से तो मिटा ही दो। ऐसे ऐसे लिस्ट बढ़ती रहती है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो जो सबसे पहला वाला नंबर होता है इसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट टर्म, और उसके बाद वाले को सेकंड, उसके बाद वाले को थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म को A1 या AB लिखा जाता है, लेकिन सेकंड टर्म को हमेशा A2, थर्ड को A3 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? अब आपकी AP ना दो टाइप की होती है, एक फाइनाइट AP और एक इनफाइनाइट AP। तो इधर देखो, तुम देख रहे हो फर्स्ट AP कहां से शुरू हुई, 2 से। पहला वाला जो लिस्ट है ना वो कहां से शुरू हुआ, 2 से, और कहां पे खत्म हो गया, 14। खत्म हो गया ना, हो गया ना 14 पे। ऐसी दूसरी वाली जो सीरीज है 50 वाली, 50 से शुरू होकर कहां खत्म हो रही है, 200 पे, 200 पे खत्म हो रही है। लेकिन जो थर्ड वाली है 2, 4, 6, 8, 10 वो क्या खत्म हो रही है, नहीं हो रही है ना। तो जो AP खत्म हो जाए या जिसमें फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स हो, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, उसे फाइनाइट AP कहा जाता है। क्या बोला जाता है, फाइनाइट AP। तो ऊपर के दोनों जो एग्जांपल्स हैं फाइनाइट AP के हैं, और ये वाला एग्जांपल जो है वो किसका है, इनफाइनाइट AP का। तो फाइनाइट AP क्या है, इसमें have fixed number of terms, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, फिक्स तो नहीं, फाइनाइट, सॉरी, have finite number of terms, मतलब कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगी। इनफाइनाइट क्या है, do not have finite number of terms, इसमें कोई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझने में, पक्का श्योर है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, तो हमें पता है हमारी पहली टर्म किससे डिनोट होती है, A से। अगली वाली जो टर्म आएगी पता है कैसे आएगी, जो A है ना फर्स्ट टर्म, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस, ये करना पड़ेगा ना, तो सेकंड टर्म मिल जाएगी। थर्ड टर्म के लिए क्या करोगे, A प्लस 2 बार कॉमन डिफरेंस, है ना, 2 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि पहली बार एक, देखो जब फर्स्ट टर्म में तुम एक कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तो सेकंड टर्म मिलेगी, और फिर से सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो तो थर्ड टर्म मिल जाएगी, मतलब 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। अगर फोर्थ टर्म चाहिए तो 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, AP की जनरल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब अपन बुक के एग्जाम्पल 1 पे चलेंगे, ठीक है। विल डू द एग्जाम्पल 1 ऑफ द बुक। तो सभी लोग अपनी NCERT का एग्जाम्पल 1 एक बार पढ़ लीजिए, और मैं ये AP आपको नई वाली किताब से पढ़ा रहा हूँ जो 2023 में अपडेट हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में क्या बोला, फॉर द AP, मतलब ये पहले से AP में आपको पता नहीं लगाना कि AP में है कि नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी AP में दिया है। कह रहा फर्स्ट टर्म निकालनी है
और कॉमन डिफरेंस निकालना। फर्स्ट टर्म मतलब a, तो a कितना है हमारा 3/2 और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 1/2 और a1 कितना है 3/2। तो देखो दोनों के नीचे 2 है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस 3 तो -2/2। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा -1। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा -1। समझ में आ गई बात? क्यों है आई, समझ नहीं आई? ठीक है। अब एग्जाम्पल 2, कितनी देर का काम है या तो 15 मिनट का तो नहीं है, 5 मिनट में निपट जाना उस। अभी एग्जाम्पल 2 देखते हैं। कह रहा है ये ना हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हैं अलग अलग एग्जाम्पल 2 में, और कह रहा है इसमें बताओ कौन सा एपी में है, और जो लिस्ट ऑफ नंबर एपी में है उसके आगे के 2 नंबर आपने खुद से बताने हैं फिर। ठीक है, तो देखो पहली लिस्ट में क्या दिया हमें 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो पहले हमें क्या करना है D1 निकालना होगा। D1 क्या आएगा A2 माइनस A1, 10 माइनस 4 6। तो D1 आया 6। लास्ट तक माइनस करके देखना है जितने भी नंबर दिए। अगर कह रहा है कि एपी में है कि नहीं है पता लगाना है तो आपको सारे माइनस करने पड़ेंगे। फिर D2 देखो कितना है 16 माइनस 10 6 आ जाएगा। फिर D3 कितना है 22 माइनस 16 6। तो हमने देखा हमारा D1 D2 D3 इक्वल टू कितना है 6। अब क्योंकि सबका सेम है तो इक्वल टू D रख देना, कॉमन डिफरेंस कॉमन है ना, तो इक्वल टू D। अब क्योंकि सबका सेम है तो लिख देना था अबव टर्म्स आर इन एपी। ऊपर वाली टर्म्स किस में है एपी में। क्योंकि एपी में है तो अब आपको आगे वाली टर्म लिखनी है। नेक्स्ट 2 टर्म्स आर, तो अगली 2 टर्म क्या होंगी 22 प्लस 6, ठीक है 22 प्लस 6 इंटू 2 तो 28 और कितना 34, 6 ऐड कर देना। ठीक है, समझ में आ गई। अब ऐसे ही सेकंड वाला पार्ट है इसका। तो सेकंड वाले पार्ट में दिया 1 -1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट। कुछ बच्चे देखते ही कह देते नहीं है, पता नहीं क्यों, मेहनत करनी नहीं। तो अगर मैं पूछूं D1 कितना है तो आप बोलोगे सर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है -1, A2 कितना है -1, उसमें से माइनस करना है कितना 1। तो -1 में से -1 कितना हो जाएगा -2। तो D1 कितना आया -2। फिर D2 निकालो तो -3 में से माइनस करना है -1। तो -3 माइनस माइनस प्लस, तो D2 भी कितना आएगा -3 + 1 -2। ऐसे हमें निकालना है D3। तो -5 में से माइनस करना है -3, तो -5 + 3 -2। तो D3 भी कितना आ रहा है -2। क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? हमने देखा D1 बराबर D2 बराबर D3 इक्वल टू -2 इक्वल टू D। तो आगे की 2 टर्म्स और निकालनी। The next 2 terms are, अगली 2 टर्म्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? अगली 2 टर्म कौन कौन सी हैं? तो -5 के बाद क्या आएगा -7 -9। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये दिया हुआ है
तो अगर मैं D1 बोलूँ तो आप बोलोगे सर A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 2, उसमें से माइनस करना है -2, तो 2 + 2 4, D1 कितना आया 4। अब मैं कहूँ आप निकालो D2, तो D2 क्या आएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है -2, उसमें से माइनस करना है कितना 2, माइनस का 4, D2 कितना आया -4। तो मैंने देखा D1 इज नॉट इक्वल टू D2, the above numbers are not in AP, the above terms are not in AP। तो अब हमने ये चेक करना है कि ये लिस्ट AP में है कि नहीं है। तो D1 निकालो 1 - 1 0, D2 अगेन 1 - 1 0, D3 2 - 1 1। हमने देखा D1 D2 के तो बराबर है पर नॉट इक्वल टू D3। The above terms are not in AP, तो ऊपर की टर्म्स AP में नहीं है। तो ये पहली एक्सरसाइज का आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा।